हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास अर्थात ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ। इससे जाहिर होता है कि ये एक अतीत के बारे में जानने की जो परंपरा है वो इतिहास के अंतर्गत आती है। इतिहास जो कि मानव को अपने अतीत के बारे में जानने की हमेशा जिज्ञासा रहती है। विगत में उसका राजनीतिक परिवेश कैसा था, सांस्कृतिक परिवेश कैसा था, आर्थिक परिवेश कैसा था, ये सभी हम इतिहास के अलग अलग प्रकारों से जानते हैं। क्योंकि साहित्य मनुष्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति है, उसके आंतरिक मनोभावों को जानने का एक माध्यम है। इसलिए साहित्य के इतिहास को जानने की भी उतनी ही आवश्यकता है। इतिहास लेखन की परंपरा हमारे हिंदी साहित्य में आज के परिवेश के हिसाब से 19वीं सदी के पूर्व नहीं पाई जाती थी, क्योंकि 19वीं सदी के पूर्व साहित्य का उद्देश्य हमारे देश के बुद्धिजीवों का एक अलग ही तरीके से था। मुख्य रूप से स्वांतः सुखाय या मनोरंजन प्रधान उसका उद्देश्य होता था। आत्मिक सुख ही उसके लिए प्रधानता थी। इसलिए इतिहास लेखन का जो वर्तमान परिवेश है वो 19वीं सदी के बाद ही प्रारंभ होता है। यद्यपि 19वीं सदी के पूर्व भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे ग्रंथ अवश्य प्राप्त होते हैं जिनसे हमें तत्कालीन कवियों और लेखकों का परिचय, उनका जीवन वृत्त, उनके कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 19वीं सदी के पूर्व जो हमारे यहाँ परिचय ग्रंथ लिखे गए वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला और कालिदास हजारा। इसके अलावा भी कई हमारे ऐसे ग्रंथ हैं, पुराने ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें कि हिंदी के कवियों और लेखकों के जीवन वृत्तांत और उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन आधुनिक परिवेश आने के बाद, आधुनिक विचारों के आगमन के उपरांत साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा भी अपने नए मोड़ की ओर जाती है। 19वीं सदी के आरंभ होने के बाद यूरोपीय देशों के विद्वानों का यहाँ आगमन हुआ या उनका यहाँ के परिवेश से उनका संबंध हुआ। इसमें एक प्रमुख नाम आता है गार्सा द तासी। ये एक फ्रेंच विद्वान थे जो भारत तो कभी नहीं आए, लेकिन भारत की विविधता, भारत की बौद्धिकता से वे बहुत ज्यादा प्रभावित थे।
उन्हें यह जिज्ञासा हुई कि सांस्कृतिक रूप से इतने समृद्ध देश का साहित्य आखिर कैसा है, जितने इतने उच्च विचारों को विकसित किया। गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास आरंभ किया और उन्होंने तरह तरह के संसाधनों को जुटा करके एक ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने रखा हिस्toire de la littérature हिंदुई हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ मूल रूप से फ्रेंच भाषा में है और मैंने कहा कि उन्होंने अपने सीमित संसाधनों से इतना सुंदर प्रयास किया, जबकि वो इस देश में कभी आए भी नहीं। इससे जाहिर होता है कि भारत के प्रति उनकी कितनी संवेदना थी। इस ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और फिर दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। क्योंकि गारसा दत्तासी का उद्देश्य भारतीय साहित्य को प्रकाश में लाने का था और हिंदी या भारतीय परिवेश के बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों को इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ में उन्होंने कवियों का परिचय दिया। एक वर्ण क्रमानुसार उसको आधार बनाकर वर्ण क्रम के अनुसार उन्होंने इसमें कवियों और लेखकों को प्रस्तुत किया। भाषा की दृष्टि से हिंदी और उर्दू दोनों ही तरह के कवियों को इसमें स्थान दिया। गारसा दत्तासी के इस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम किया हिंदी के साहित्यकार शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज जिसको जो 1883 में प्रकाशित हुआ, इसमें इन्होंने लगभग 1000 कवियों का परिचय संकलित किया। उनके कुछ कविताओं के अंश भी इसमें इन्होंने शामिल किए, कुछ उनकी विशेषताएं भी इसमें बताई, लेकिन उन्होंने कालक्रम का निर्धारण नहीं किया। और इतिहास के बारे में जाना जाता है कि इतिहास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कालक्रम और उसका कालखंड जानना बहुत जरूरी होता है। बिना इसके हम इतिहास का सही ढंग से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। शिव सिंह सेंगर के इस प्रयास के बाद ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी के लिए प्रयास किया। इन्होंने हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के लिए नई दृष्टि तथा नए विचार दिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक ग्रंथ का निर्माण किया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित हुई। यह ग्रंथ वास्तव में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
की एक पत्रिका उस समय प्रकाशित होती थी जिसकी भूमिका के रूप में लिखी गई थी, जो कि बाद में एक अलग पुस्तक के रूप में इसको अलग से प्रकाशित किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुछ नई दृष्टि इतिहास लेखन में दी, इसीलिए उनका हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार कवियों का और लेखकों का कालक्रम के अनुसार वर्णन किया। एक क्रमानुसार उन्होंने वर्णन किया, अपने इतिहास में उनको स्थान दिया। साथ ही केवल उनका जीवन परिचय या उनके कृतित्व की जानकारी ही देने तक वो सीमित नहीं रहे। उन्होंने कवि को केवल महिमा मंडित करने के स्थान पर उन्होंने उनकी रचनाओं की जो काव्य प्रवृत्तियां थी, उनकी साहित्य की जो विशेषताएं थी, उसको अपने इतिहास का आधार मान करके अपने इस ग्रंथ को पूरित किया। इस प्रकार ग्रियर्सन ने इतिहास को एक नई दृष्टि दी। यही दृष्टि हमारे लिए आगे के जो भी हमारे इतिहासकार हुए साहित्य की, उनके लिए ये मार्गदर्शन का काम ये इन्होंने किया। प्रश्न उठता है, कुछ तो अनुमान हो ही गया कि ग्रियर्सन का महत्व क्यों हमारे इतिहास में है। आखिर ग्रियर्सन इतने महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? उसकी एक बात तो हमने आपको पहले बता दी कि उन्होंने कवियों और लेखकों का कालक्रम निर्धारित कर दिया। अभी तक क्या होता था, जो पहले के हमारे इतिहासकार हुए, उन्होंने कालक्रम का ध्यान इतना नहीं दिया। उन्होंने केवल कवि का जीवन काल या उनकी पुस्तकों का रचना काल दिया, लेकिन यह निर्धारण नहीं हुआ था कि कौन कवि पहले उसको स्थान दिया जाएगा और किस कवि का या लेखक को बाद में स्थान दिया जाएगा। यह क्रम निर्धारित नहीं था, लेकिन ग्रियर्सन ने कालक्रम का निर्धारण करके हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत बड़ा काम किया। दूसरी बात, अभी तक हिंदी का स्थान निर्धारण सही ढंग से नहीं हो सका था। हिंदी को अपना निजी व्यक्तित्व नहीं प्राप्त हुआ था, या उसका निजी व्यक्तित्व का निर्धारण अभी तक नहीं हो सका था। कभी उसको संस्कृत या प्राकृत से जोड़ दिया जाता था, या कभी उसको अरबी फारसी से मिली हुई उर्दू के साथ जोड़ दिया जाता था। लेकिन ग्रियर्सन ने पहली बार अपनी साहित्यिक दृष्टि को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य का जो क्षेत्र था उसको अपनी भाषा दृष्टि से निर्धारित किया। उन्होंने ये कहा कि हिंदी अपने में ही सबल और प्रबल है, उसको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने जब साहित्य का इतिहास लिखना शुरू किया तो उन्होंने संस्कृत या प्राकृत की रचनाओं को उसमें स्थान नहीं दिया। साथ ही अरबी फारसी मिश्रित जो उर्दू की रचनाएं थीं
उनको भी उसमें उन्होंने स्थान नहीं दिया और उन्होंने पूरी तरीके से देसी भाषा हिंदी को ही आधार बना करके अपने इस इतिहास का लेखन किया। आधार उन्होंने क्या रखे? दूसरी पॉइंट, उन्होंने एक अपने इतिहास लेखन में कोई अपने विचारों को अतिवादी रूप में नहीं प्रस्तुत किया। उन्होंने आधार भी यहाँ की परंपरा को आधार बना करके ही अपने इतिहास को लिखा। आधार स्रोत उन्होंने क्या रखे? जो हमारे पुराने ग्रंथ थे उन्हीं के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का उन्होंने लेखन किया। आधार ग्रंथ कौन कौन से थे? क्योंकि ग्रियर्सन के पहले दो प्रमुख इतिहासकार हमारे यहां हो चुके थे हिंदी साहित्य के, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। इनकी रचनाओं को तो इन्होंने अपना आधार स्रोत बनाया ही, साथ ही इसके उन्होंने प्राचीन जो हमारे 19वीं सदी के पहले के जो हमारे इतिहास ग्रंथ थे या जो कवियों के परिचयात्मक ग्रंथ थे उनको भी अपने इतिहास में शामिल किया। वो ग्रंथ कौन कौन से थे? भक्तमाल, गोसाई चरित्र, हजारा जैसे काव्य संग्रह, कुल मिलाकर 17 रचनाओं को आधार बना करके एक व्यापक आधार स्रोत उन्होंने ले करके अपने इस इतिहास ग्रंथ की रचना की। ग्रियर्सन महत्वपूर्ण क्यों है? ये 2 पॉइंट अभी आपने ये जाना। अब इसके अलावा ग्रियर्सन ने और भी कई काम किए इतिहास के अपने इस ग्रंथ में। उन्होंने अपने इतिहास का विकास क्रम भी निर्धारित किया। अभी तक जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उनमें साहित्य का विकास क्रम निर्धारित नहीं हुआ था कि कौन कैसे हमारा जो काव्य है या हमारा जो साहित्य है उसके विकास का क्रम कैसा था। क्योंकि अभी तक तो जो ज्यादातर जो इतिहास ग्रंथ होते थे उनमें कवियों के बारे में ज्यादा बताया जाता था, उनके व्यक्तिगत गुणों को ज्यादा निर्धारित किया जाता था, काव्य की प्रवृत्तियों पर ध्यान कम दिया जाता था। लेकिन ग्रियर्सन ने पहली बार समय समय पर जो हमारे यहाँ काव्य लिखा गया या साहित्य की रचना जो की गई उस साहित्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया और उसी को अपने इतिहास का प्रमुख आधार बनाया। इस क्रम में उन्होंने जो अभी तक जो रचनाएं उसके पहले जो हुई थी, जो साहित्य हिंदी का उभर करके आया था उसका उन्होंने 4 जो है विकास क्रम 4 श्रेणियों में बांटा। पहला है चारण काव्य, दूसरा है धार्मिक काव्य, तीसरा है प्रेम काव्य और चौथा है दरबारी काव्य। ये निर्धारण उन्होंने काव्य की प्रवृत्तियों के आधार पर किया। चारण काव्य जिसको हम वीर गाथा काल के रूप में बाद में स्थान दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस युग को, क्योंकि उस युग में ज्यादातर राजाओं की प्रशंसा के गीत गाए जाते थे, चारण परंपरा थी, इसलिए उस प्रवृत्ति को इन्होंने चारण काव्य के रूप में ग्रियर्सन ने निर्धारित किया। उसके बाद धार्मिक काव्य आता है। मध्यकाल में जितना भी संत कवियों की रचनाएं हैं वो इस धार्मिक काव्य के रूप में आई। और तीसरा है प्रेम काव्य। श्रृंगार या प्रेम हमारे साहित्य का
एक प्रमुख विषय हमेशा से रहा है। उन्होंने इस प्रवृत्ति को भी निर्धारित किया और विकास क्रम में इसको तीसरे नंबर पे प्रेम काव्य के रूप में रखा। और नंबर 4 दरबारी काव्य। बहुत समय काल तक साहित्य दरबारों की शोभा बनी रही, इसलिए उसमें दरबार से संबंधित दरबार की प्रवृत्तियां भी साहित्य में हमारे यहाँ दिखाई देती हैं। इस तरह करके उन्होंने ये 4 विकास क्रम के 4 सोपान जो है निर्धारित किए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने और किया ग्रियर्सन ने। 16वीं 17वीं सदी में जो हमारे यहाँ संत कवियों की रचनाएं इतने मात्रा में उभर करके आई, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, इनकी रचनाएं जब उन्होंने उस कालखंड में देखा कि इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सारगर्भित रचनाएं हिंदी के साहित्य कोश में उपलब्ध हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। बाद में इसी की व्याख्या अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग तरीके से किया। तो ग्रियर्सन ने इस काल को जो स्वर्ण युग माना, 16वीं 17वीं सदी के काव्य को, ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही ग्रियर्सन की। और इस प्रकार ग्रियर्सन का जो इतिहास लेखन है वो हमारे हिंदी साहित्य की आधार पीठिका बन करके उभर करके सामने है। ग्रियर्सन के बाद हमारे यहाँ साहित्य के इतिहास लेखन में मिश्र बंधु का भी स्थान बहुत ऊंचा है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तीनों भाई सम्मिलित रूप से साहित्य लेखन करते थे, इसीलिए वो मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। मिश्र बंधु ने ग्रंथ की रचना की मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में लिखी गई। उसमें से जो 3 भाग लिखे गए वो 1913 में प्रकाशित हुए, जबकि चौथा भाग जो है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। इस तरह कुल मिलाकर के 4 भागों में ये मिश्रबंध विनोद ग्रंथ जो है वो विभाजित है। मिश्रबंधु ने अपने इतिहास लेखन में 5000 कवियों को स्थान दिया, उनका परिचय, जीवन परिचय दिया, उनके कविताओं को, उनके काव्य की विशेषताओं को अपने संक्षिप्त रूप में उसमें अपने इतिहास लेखन में स्थान दिया। कवियों की संख्या के हिसाब से यह सबसे बड़ा ग्रंथ था और उन्होंने अपने इस इतिहास ग्रंथ को 8 से ज्यादा कालखंडों में बांटा। उन्होंने अलग अलग कालखंड निर्धारित किए और उस कालखंड में जो भी हमारे कवि या लेखक हुए उनके बारे में विस्तार से जो है हमें जानकारी दी। ये एक महत्वपूर्ण प्रयास था मिश्रबंधु का। यहां इस तरह करके ये जो हमारे गासा दत्तासी से लेकर के मिश्रबंधु तक के जो हमारे साहित्यिक इतिहासकार रहे, इन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा को इतना सजग और प्रबल बना दिया कि उसी को ध्यान में रखते हुए या उसी का सम्यक विश्लेषण करते हुए हमारे हिंदी साहित्य के
प्रमुख जो आलोचक रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। 1929 में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा और अपने पूर्ववर्तियों के अनेक गुणों को समेटते हुए, ग्रियर्सन के इतिहास को आधार बनाते हुए, मिश्र बंधु के इतिहास से कवियों का परिचय लेकर के अन्य सभी अपने पूर्ववर्तियों के सारे दृष्टिकोणों को सम्मिलित करके उन्होंने अपने इस ग्रंथ की रचना की। और आज ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, वो हमारे लिए आधार ग्रंथ के रूप में आज ये जाना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, नए वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ढंग से इतिहास की व्याख्या की और हिंदी साहित्य को एक क्रमानुसार उसका एक विकास क्रम प्रस्तुत किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने युग की परिस्थितियों को महत्व दिया। युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का उन्होंने प्रयास किया। उनका मानना था कि साहित्य समाज में जो कुछ घटित होता है उसका एक प्रतिबिंब स्वरूप है। इसलिए उन्होंने तत्कालीन समाज की क्या स्थितियां थी, क्या उसकी परिस्थितियां थी, इन पर जोर दिया और उन्हीं के आधार पर साहित्य जो हमारे पास उपलब्ध था उस समय का, उसको उसी क्रम में उन्होंने क्रमबद्ध करने का प्रयास किया और इसमें वे बहुत हद तक सफल हुए। साहित्य के प्रति जो उनका दृष्टिकोण रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसी वजह से उनका हमारे इतिहास लेखन परंपरा में बहुत ही अधिक महत्व है। पहला जो बिंदु उनका रहा है साहित्य के प्रति, वो साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। उनका मानना था कि जो हमारा साहित्य है वो जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, जो उसके चित्त में या उसकी जो चेतन मनोदशा में जो कुछ जनता के होता है उसी का प्रतिबिंब स्वरूप है हमारा साहित्य। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने अपने साहित्यिक दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया कि चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन, क्योंकि हमारी चित्त वृत्ति कभी स्थिर नहीं रहती है, समय के साथ साथ उसमें भी परिवर्तन होता रहता है और जब चित्त वृत्ति में परिवर्तन होगा तो साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होगा। इस तरह से उन्होंने परंपरा बराबर जो है चित्त वृत्ति के अनुरूप ही साहित्य की रचना का अपना तर्क प्रस्तुत किया। नंबर 3, जनता की चित्त वृत्ति देश काल की राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। जनता की चित्त वृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण और धार्मिक कारण। इन्हीं से मनुष्य जो है उसकी विचारधारा का निर्माण होता है और इन्हीं के अनुरूप वो अपनी अभिव्यक्ति देता है। इसलिए उन्होंने इस चीज को बताया कि जनता की जो चित्त वृत्ति है वो इन कारणों से प्रभावित होती है। नंबर 4, साहित्य परंपरा के साथ इन चित्त वृत्तियों का सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है, क्योंकि समय काल के साथ जनता की चित्त वृत्ति बदलती रहती है, उसकी चेतन मनोदशा बदलती रहती है और जो हमारा साहित्य है
जो हमको पुराकाल से प्राप्त है, उस साहित्य को हमें उसी क्रमानुसार प्रस्तुत जब हम करते हैं तो वही साहित्य का इतिहास जाकर के बनता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य के प्रति जो दृष्टिकोण था उसमें युगीन परिस्थितियों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास प्रस्तुत किया और वो इतना प्रभावशाली रहा कि आगे के जो हमारे इतिहासकार रहे कहीं ना कहीं उनको ही आधार बना करके अपना इतिहास लेखन करते रहे। आखिर उनके इतिहास की विशेषता क्या रही? पहला जो बिंदु है कि उन्होंने भक्तिकाल को 4 शाखाओं में विभक्त किया। भक्तिकाल जिसको कि ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग बोला था, उन्होंने स्वर्ण युग कहा था, लेकिन उसमें तरह तरह के दार्शनिक विचारधाराएं तथा सांप्रदायिक या मत मतांतर के उसमें कवि और लेखक हुए थे तरह तरह के। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले जो कवि और लेखक उस काल में हुए उनके दर्शन के आधार पे, उनके अध्यात्म के आधार पे, उनके धार्मिक विचारधारा के आधार पे उन्होंने उस काल के साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया। तो वो 4 भाग कौन से थे? उन्होंने ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति मार्गी और कृष्ण भक्ति मार्गी। ये 4 परंपराएं साहित्य में जो उस समय उस काल में समय समय पर विद्यमान रही, उनको उन्होंने रेखांकित किया। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति मार्गी और कृष्ण भक्ति मार्गी। ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता, जीवन चरित संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर कवियों व साहित्यकारों की रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दिया। अभी तक जो हमारे यहाँ इतिहास इसके पूर्व लिखा गया उसमें अधिकांशतया यह होता था कि कवि और लेखक के जीवन चरित्र को प्रधानता दी जाती थी, लेकिन शुक्ल जी ने जीवन चरित्र के बजाय कवि व लेखक का जो साहित्यिक योगदान है, जो उनकी रचनाएं हैं, उनका हमारे साहित्यिक जगत में क्या उनका महत्व है, उनका हमारे समाज के लिए क्या योगदान है, इस आधार पर उनका मूल्यांकन किया। नंबर 3, विभिन्न काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों को निर्धारित किया। भक्तिकाल भक्तिकाल जो था या उसके अतिरिक्त जो आदिकाल या रीतकाल तक उन्होंने जो बात कही, वो उन्होंने अलग अलग जो काव्य धाराएं उस समय प्रस्तुत हुई उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि हर युग के उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्ति का विवेचन किया। अगर वीर गाथा काल आया तो क्यों आया, और अगर उसकी साहित्यिक प्रवृत्ति कैसी थी, उनके लेखन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, भाव क्या थे, ये सब चीजें उन्होंने अपने साहित्य के इतिहास में मुख्य रूप से विचार के लिए अपने प्रस्तुत किए। इस तरह करके हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को एक सुदृढ़ और सुगम रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया, एक क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत किया। अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से उन्होंने हमारे इतिहास के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, और साथ ही उनकी इतिहास की जो विशेषताएं हमने देखी वो आगे भविष्य के लिए इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो प्रमुख नाम आता है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आता है। द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसमें उन्होंने इतिहास के बारे में नई दृष्टि प्रस्तुत की, नई व्याख्या प्रस्तुत की और नई प्रकार की
सामग्री हमारे सामने इतिहास के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। इतिहास लेखन में उन्होंने नई दृष्टि, नई सामग्री और उसकी नए ढंग से व्याख्या किया। किस चीज, कैसे, उनका मूल उनका जो विचार का विषय था वो क्या था? जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों को महत्व दिया था अपने इतिहास लेखन में, इसके विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा को महत्व दिया। उनका मानना था कि साहित्य जो हमें प्राप्त है वो परंपरागत रूप से हमको मिला हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक परंपरा जो हमको प्राचीन काल से मिली हुई थी, उसी परंपरा को नए रूप में या समय के साथ साथ युग की स्थिति जो अनुरूप जो है उसको नए सिरे से प्रस्तुत किया गया। तो परंपरा को उन्होंने महत्व दिया। परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए युगीन प्रभाव के एकांगी दृष्टिकोण संबंधी धारणाओं को उन्होंने खंडित किया। उन्होंने परंपरा को महत्व दिया और इन बातों को उन्होंने नकारा कि युग की परिस्थितियां उतनी प्रभावशाली नहीं होती है, थोड़ा बहुत हो सकती हैं। उन्होंने युग की परिस्थितियों को 4 आना महत्व दिया कि मतलब इसका अर्थ हुआ 25% केवल युग की परिस्थितियों का प्रभाव हो सकता है, लेकिन 75% जो होता है वो परंपरागत हमें जो प्राप्त होता है वही चलता है साहित्य में। दूसरा पॉइंट उन्होंने एक प्रस्तुत किया कि भक्ति काल ना तो हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित और ना ही इस्लाम की प्रतिक्रिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बताया था कि भक्ति काल का जो उद्भव हुआ वो वास्तव में विदेशी आक्रमणकारी जो हमारे यहाँ आए उनके अत्याचार से हिंदू समाज जो निराशा में जी रहा था उसके परिणाम स्वरूप भक्ति काल आया। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं, भक्ति काल ना तो हिंदू जाति की निराशा की वजह से आया और ना ही इस्लाम की प्रतिक्रिया स्वरूप आया। क्योंकि भक्ति काल का अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखें तो हम देखते हैं कि जब जो भक्ति काल हम अपने हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं उसके पहले भी हमारे यहाँ भक्ति की परंपरा थी। दक्षिण में भक्ति आंदोलन बहुत पहले से था। आलवार और नायडर जो वहाँ के भक्ति आंदोलन थे वो बहुत पहले से ही चले आ रहे थे। उसके अलावा उत्तर भारत में सिद्धों और नाथपंथियों की वाणियों व काव्य शैलियों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्ध किया कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकास रूप है। द्विवेदी जी ने कहा कि ये जो हमारा भक्ति काल है यह किसी विदेशी आक्रमण की प्रतिक्रिया नहीं है, ये हमारी जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उसी का नया रूप है। उत्तर भारत में भक्ति काल से पहले विदेशी आक्रमणकारियों के आने के पहले हमारे यहाँ सिद्ध और नाथ 2 संप्रदाय प्रमुख रूप से थे जो कि जिनका मुख्य आधार भक्ति ही था। अगर इनके साहित्य का हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जो सिद्ध और नाथ परंपरा के जो ग्रंथ हैं उन्हीं को नए परिवेश में नए ढंग से आगे साहित्य में स्थान दिया गया और वही जो है हमारे भक्ति काल में नए रूप में उभर करके आया। जो संत काव्य है वो वास्तव में सिद्ध और नाथ का एक परिवर्ती रूप ही माना उन्होंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो हिंदी के प्रेमाख्यान थे, जो सूफी परंपरा की जो रचनाएं थी, जो मलिक मोहम्मद जायसी और अन्य रचना उस समय के जो रचनाकार थे, प्रेमाख्यान के जो लेखक थे, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि हिंदी के प्रेमाख्यानों के मूल स्रोतों का अनुसंधान उन्होंने किया और ये बताया
कि कथा वस्तु, कथानक रूढ़ियां, रचना शैली, छंद योजना आदि संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आश्रित है। शुक्ल जी ने बताया था कि जो हमारे यहाँ प्रेमाख्यान जो रचनाएं हैं वो मूल रूप से विदेशियों के प्रभाव की वजह से आई, फारसी रचनाओं के प्रभाव से यहाँ पे आई। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पुराने ग्रंथों का संदर्भ देते हुए यह सिद्ध किया कि जो प्रेमाख्यान है वो हमारे पुराने साहित्य में संस्कृत और प्राकृत की जो हमारा साहित्य है उसमें भी प्रेमाख्यान की बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। और ये जो प्रेमाख्यान है ये जो भक्ति काल में आए, ये उन्हीं रचनाओं के परवर्ती रूप उन्होंने माने, क्योंकि उन्होंने माना कि जो भी उसमें है, चाहे कथानक हो या कथा वस्तु हो या कथानक की रूढ़ियां हो या उनकी रचना शैली हो, जो छंद योजना है, वो सब कुछ जो है हमारे जो है पुराने इन्हीं संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाओं, भाषाओं की जो रचनाएं थी उनमें जो रचनाएं लिखी गई उनसे अत्यंत प्रभावित थे। इसलिए और जो थोड़ा बाहरी विदेशी प्रभाव थोड़ा बहुत उनमें हो सकता है, लेकिन मूल रूप से वो भारतीय परिवेश की ही रचनाएं हैं और इसी अनुरूप उन्होंने ये बात अपनी प्रस्तुत की। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में दो हमारे जो इतिहासकार रहे, इनकी विवेचना दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये जो हमारे दो इतिहास के आधार स्तंभ रहे हैं, इन्हीं का अनुसरण करते हुए बाद के हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें इन्होंने अपभ्रंश काल से लेकर के या कहिए पुराने इतिहास हिंदी के आदि स्वरूप से लेकर के भक्ति काल तक की जो इतिहास है वो इसमें इन्होंने समेटा है। उसके अलावा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य में भी इतिहास का जो विवेचन किया, उसमें उन्होंने जो कालखंड है उसको तीन भागों में बांटा है। अधिकांश हमारे जो इतिहास के लेखक हैं उन्होंने 4 भागों में इतिहास कालखंड को बांटा है और धीरेन्द्र वर्मा जी ने 3 भागों में उस इतिहास कालखंड को बांटा है। इस प्रकार इतिहास की जो परंपरा हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से प्राप्त हुई, वो नए नए रूपों में आगे आती रही। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की इस परंपरा में हमारे जिन इतिहास लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका यहाँ संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। नंबर 1, गारसा दत्तासी। ग्रंथ इनका रहा है इस्तवार द ला लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर। ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधु विनोद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी 3 रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत।
डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस तरह हमारे यहाँ जो इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है वो दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती गई और हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के नए नए आयामों से परिचय प्राप्त हुआ। यह परंपरा इसके बाद भी जारी रही। अनेक इतिहास ग्रंथ, महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ भी लिखे गए, शोध ग्रंथ लिखे गए, जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास के अनेक नए नए पक्षों को उभारा गया और जिसके द्वारा हमारी ये परंपरा लेखन की और दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। धन्यवाद।